अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर और आफ़ियत से होंगे। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत ही मेहरबान और रहम करने वाला है। तो आज मैं आपसे जो डिस्कस करने वाला हूँ वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स चैप्टर नंबर 14। इसके मैं आज आपसे दो क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड, एक्सप्लेन द एसेंशियल्स ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स। क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। तो आइए देखते हैं, इन सवालों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे आपसे। क्वेश्चन नंबर 1 की बात मैं करता हूं, डिफाइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स और एक्सप्लेन द एसेंशियल्स ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स आखिर होता क्या है। अगर मैं बात करता हूं इसकी डिफिनेशन की, तो सिंपल सी डिफिनेशन है इसकी, उम्मीद है आप सबको समझ आ जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर सेलर ट्रांसफर और एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। यहां पर सेलर ट्रांसफर कर रहा है, एग्रीज कर रहा है कि फ्यूचर या प्रेजेंट में वो कोई भी प्रॉपर्टी या गुड्स ट्रांसफर करेगा बायर को एक मखसूस कीमत के ऊपर। ये हमारा कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स। हमारे पास इसकी दो टर्म्स हैं, वी विल डिस्कस वन बाय वन। नंबर 1 सेल एंड नंबर 2 एग्रीमेंट टू सेल। अगर मैं बात करता हूं सेल की, ownership of good transfer by the seller to the buyer immediately at the time of contract, means जो गुड्स की ओनरशिप है सेलर वो ट्रांसफ़र करता है बायर को उसी वक्त, इमिडिएटली उसी वक्त जिस टाइम उनका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है। ठीक है। इफ़ वी टॉक अबाउट द एग्रीमेंट टू सेल, ownership of goods will be transferred at a future time subject to fulfillment of some condition which is agreed at the time of contract। means कि सेलर गुड्स की ओनरशिप को ट्रांसफर करेगा फ्यूचर में बायर को। सेल में क्या हो रहा था कि सेलर बायर को ओनरशिप ट्रांसफ़र कर रहा था किसी भी गुड्स की एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इमिडिएटली। एग्रीमेंट टू सेल में क्या हो रहा है, बिल्कुल ऑपोजिट है सेल का। इसमें हम क्या करते हैं, सेलर क्या करता है कि ओनरशिप ऑफ गुड ट्रांसफ़र करता है फ्यूचर में बायर को। उम्मीद है आप सबको यहाँ तक समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन। एसेंशियल्स एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स। हमारे पास वैसे तो काफ़ी सारे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं इसके, लेकिन आई हैव जस्ट डिस्कस 5 एसेंशियल, सो विच वी आर डिस्कस्ड वन बाय वन। तो पहला एसेंशियल्स अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो वो है 2 पार्टीज़। देयर मस्ट बी 2 पार्टीज, बायर एंड सेलर। जैसा कि हम सबको पता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में या किसी भी एग्रीमेंट में 2 बंदों का होना लाजमी है, जिसमें एक सेलर होगा और एक बायर होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ रोमान सेल्स टू हिज बाइक टू हुनैद और समवन एल्स फॉर 50,000 रुपीज and Hunayd agrees to buy the bike for 50,000 rupees without any terms and obligations। इसमें जो मैं बाइक सेल कर रहा हूँ मैं एज अ सेलर कंसीडर किया जाऊँगा। ये एक पार्टी हुई, हुनैद बाइक बाय कर रहा है तो हुनैद क्या कंसीडर किया जाएगा,
एज अ बायर दूसरी पार्टी कंसीडर किया जाएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि हमारे पास किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए उसमें हमारे पास दो पार्टीज़ का होना लाजमी और ज़रूरी है। अगर मैं बात करूं गुड्स की, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मस्ट बी गुड्स ऑफ एनी काइंड एक्सेप्ट इमूवेबल गुड्स। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के दौरान सेलर अगर कोई चीज़ सेल करता है तो उसके पास गुड्स, प्रोडक्ट, सर्विसेज का होना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें गुड्स के अंदर आती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है तो कोई और प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल मैं अपने बैग सेल कर रहा हूँ, जो भी है मेरे पास गुड्स का होना लाजमी है। इफ़ वी टॉक अबाउट द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इज नेसेसरी, नॉट द फिजिकल डिलीवरी ऑफ गुड्स। अच्छा, इसमें क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम क्या कर रहे होते हैं कि प्रॉपर्टी है, ओनरशिप, प्रॉपर्टी की जो ओनरशिप है वो बायर को ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। ये नेसेसरी है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा फ़ोन है, मैं अपना फ़ोन सेल करता हूँ किसी बी पार्टी को, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, उसी टाइम एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एक रिसिप्ट बनाऊँगा, रिसिप्ट में लिख दूँगा कि ये मोबाइल अब आपका हुआ, ठीक है, प्राइस लिख दूँगा, सारा कुछ, ऑनरशिप जो है तो ट्रांसफ़र कर दूँगा बायर को एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इफ़ यू टॉक अबाउट द प्राइस, कंसिडरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मस्ट बी मनी। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, इससे आपका माइंड क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इफ रोमान एग्रीज टू सेल हिज बाइक टू हुनैर फॉर 50,000, तो मैं एज अ सेलर अपनी बाइक सेल कर रहा हूं हुनैर को 50,000 रुपये की, ठीक है। तो जो मेरे लिए कंसिडरेशन है वो तो जाहिर सी बात है, मनी है। मैं हुनैर को बाइक सेल करूंगा, हुनैर इज़ अ बायर, बाइक मुझसे ख़रीदेगा और वो मुझे क्या करेगा, 50,000 रुपये देगा। तो सिंपल मीन्स कंसिडरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मस्ट बी मनी। मेरी जो कंसिडरेशन होगी, सेलर की जो कंसिडरेशन होगी वो क्या होगी, मनी होगी। इट मस्ट कंटेन ऑल द एसेंशियल ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए इन सारी चीज़ों का, इन सारे एसेंशियल्स का होना लाजमी और ज़रूरी है। उम्मीद है आप सबको एसेंशियल्स भी क्लियर हो गए होंगे। इफ़ वी टॉक अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, सबसे पहले हम सेल के डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एग्रीमेंट टू सेल के डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे। वन बाय वन दोनों को हम डिस्कस करेंगे और बहुत डीपली विद एग्जाम्पल के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे। सेल में हमारे पास पहला पॉइंट आता है ओनरशिप ट्रांसफ़र इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसा कि हमने पीछे बात की थी कि किसी भी गुड्स की ओनरशिप, सेल में हम क्या करते हैं कि किसी भी गुड्स की ओनरशिप उसी टाइम जो है तो बायर को ट्रांसफ़र कर देते हैं एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा पॉइंट मैं डिस्कस करता हूं आप लोगों के साथ, रिस्क ऑफ लॉस फॉल्स ऑन द बायर। जो नुकसान होगा वो बायर को होगा, सेलर को नहीं होगा सेल में। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मैं एज ए पार्टी अपना मोबाइल फ़ोन सेल करता हूं बी पार्टी को। हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मोबाइल मैंने सेल कर दिया, बायर ने मोबाइल ख़रीद लिया। बायर जैसे ही घर गया, मोबाइल में कुछ इशू आया, ठीक है, तो बायर अब या तो मुझे फ़ोन करेगा या मेरे पीछे आएगा, अगर उसको मेरा एड्रेस पता होगा शॉप का। बायर आएगा और कहेगा कि मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहता हूँ, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान सेलर ने उसके साथ एग्रीमेंट किया होगा, अगर आप मोबाइल रिटर्न करोगे या वापस करोगे तो मैं आपसे 20% कटौती करूँगा। तो नुकसान किसका हुआ? बायर का हुआ।
इट इज इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग गुड्स। सेल के केस में आपके पास आप उन चीज़ों को सेल कर सकते हो, उन गुड्स को सेल कर सकते हो जो आपके पास मौजूद हो। ऐसा ना हो कि आप बायर से कहें कि मैं आपके लिए मंगवा दूंगा, ऐसा नहीं होगा। वही गुड्स आप सेल करेंगे जो आपके पास मौजूद हो। इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेलर कैन स्यू फॉर द प्राइस ऑफ गुड्स। जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दी थी, ये उससे कनेक्टेड है। उससे कनेक्टेड कैसे है? फॉर एग्जाम्पल के बायर ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी कर दी, तो सेलर क्या करेगा? सेलर कैन स्यू फॉर द प्राइस ऑफ गुड्स। अगर बायर कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी करता है तो सेलर को राइट है कि वो प्राइस ऑफ गुड्स के लिए स्यू करे, उसका राइट बनता। नाउ लेट्स मूव ऑन। इट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू होगा और ख़त्म हो जाएगा उसी वक्त। नाउ लेट्स मूव ऑन। इफ वी टॉक अबाउट द एग्रीमेंट टू सेल, तो एग्रीमेंट टू सेल बिल्कुल ऑपोजिट है सेल का। अगर मैं इसका फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करता हूं, ओनरशिप विल बी ट्रांसफर इन फ्यूचर आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ एग्रीड कंडीशन। गुड्स की जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर होगी बायर को फ्यूचर में। पॉइंट नंबर 2 डिस्कस करता हूं, रिस्क ऑफ लॉस फॉल्स ऑन द सेलर। इसमें लॉस किसका होगा? सेलर का होगा। फॉर एग्जाम्पल सेलर का लॉस कैसे होगा? हमेशा जहन में ये बात रख लो कि अगर कोई आपको बोलता है कि ये चीज़ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो आपने क्या करना है? आपने अगर कोई आपसे कहता है कि ये चीज़ हो रही है तो आप जवाब में कहोगे कि क्यों हो रही है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि रिस्क ऑफ लॉस फॉल्स ऑन द बायर, रिस्क किसका होगा? सेलर का होगा, सॉरी। तो वो क्यों होगा? फॉर एग्जाम्पल मैंने बायर से कहा कि आप मुझे कुछ एडवांस दे दें, मेरी जो फसलें हैं वो 2 महीने या 3 महीने बाद तैयार होंगी, ठीक है। जैसे ही मेरी फसलें तैयार होंगी मैं आपको अपनी फसलें बेच दूंगा, आप मुझे बाकी के पैसे दे देना। अब कुदरत का करना ऐसा हुआ कि यहाँ तो इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जो मुकम्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, अधूरा कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन क्या हुआ? बायर ने एडवांस दे दिया सेलर को। तो अब कुदरत का करना ऐसा हुआ कि बर्फ़बारी हुई, ओले पड़ गए, जिससे सेलर की फसलें तबाह हो गई। तो जो बायर ने एडवांस दिया था सेलर को, वो सेलर को वापस करना पड़ेगा, क्योंकि सेलर की जो फसलें थी वो तबाह हो गई। तो नुकसान किसका हुआ? सेलर का। इट इज़ इन केस ऑफ फ्यूचर एंड अनसर्टेन गुड्स। इस केस में क्या होता है कि हम वो गुड्स और वो सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं जो हमारे पास इस वक्त मौजूद नहीं है। जैसा कि मैंने एग्जांपल दी फसलों की, हमारे पास मौजूद नहीं थी, फ्यूचर में हमारी फसलें तैयार होती, फिर आके मैं बेचता बायर को। इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेलर कैन स्यू फॉर द डैमेजेस नॉट फॉर द प्राइस। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के दौरान सेलर सिर्फ स्यू कर सकता है डैमेजेस के लिए, ना कि प्राइस के लिए। सेल में प्राइस के लिए कर रहा था डिमांड सेलर। अच्छा, पॉइंट नंबर 5, इट इज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट मीन्स इन दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समथिंग रिमेन बी डन। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी, सेलर ने बायर से एडवांस लिया, अभी तक इनका कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट जो है तो पाए तकमील तक नहीं पहुंचा था। क्यों? क्योंकि सेलर ने जो सर्विसेज और जो गुड्स थी वो प्रोवाइड नहीं की थी पूरी तरह से बायर को, ठीक है। तो इट्स मीन इन दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समथिंग रिमेन बी डन। आई होप कि आप सबको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।